Good morning, friend. Today we shall discuss about the Rutherford nuclear atomic model. Nuclear model of atom, atomic model. लास्ट टर्म पे हमने देखा है जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल में बताया गया कि मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ऑल पॉइंट। यहाँ पर जो मेन है कि मास ऑफ द एटम वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या कंक्लूजन निकला और क्या वह न्यूक्लियर मॉडल एटम का निकल कर आया, यहाँ पर स्टडी करेंगे। वही मैंने बताया कि एक एक करके मॉडल आया। जब डाल्टन्स थ्योरी था तो डाल्टन्स थ्योरी पर था कि एटम में कोई भी टीनी पार्टिकल नहीं है, एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो उसके बाद जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ तो वहां पर उसके बाद जे थॉमसन मॉडल आया, क्योंकि जे थॉमसन ने बताया कि वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से एक दूसरे में स्टेबल है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बाउंडेशन है। उसके बाद जब डिस्कवरी हुआ कि क्या वह वहां पे बताया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास का, यहाँ पे बोला गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट से हुआ कि वह मास आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब देखते हैं, सबसे पहले रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट ने एक अल्फा पार्टिकल के लिए सोर्स मतलब रेडियो एक्टिव लिए, जहां से अल्फा पार्टिकल निकल सकता है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल सोर्स है जहां से अल्फा पार्टिकल निकल सकता है। इस जो अल्फा पार्टिकल निकलेगा उस अल्फा पार्टिकल को पोलराइज कर दिया गया। लेड प्लेट लगा करके अल्फा पार्टिकल को पोलराइज कर दिया गया और उस पोलराइज मतलब एक सिंगल में वह सेमी सर्कुलर एक प्लेट लगा करके इस सेमी सर्कुलर प्लेट में यहाँ पर यह फास्फोरेसेंट मटेरियल फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड का थिन लेयर बना दिया जाता है। जिंक सल्फाइड का थिन लेयर, जिससे कि कोई भी लाइट यदि पड़े तो वह चमकता हुआ फ्लैश लाइट दिखाई दे, पता चले कि यहाँ पर लाइट पड़ा है। अब यह अल्फा पार्टिकल, यह आपका गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल है, यह अल्फा पार्टिकल, यह लेड प्लेट है, लेड प्लेट है, यह सेमी सर्कुलर है जो फ्लोरोसेंट मटेरियल का लेयर है। इस अल्फा या गोल्ड फॉयल, इसका थिकनेस अबाउट 100 नैनोमीटर है और यह हाई एनर्जी का अल्फा पार्टिकल है जो 100 नैनोमीटर के गोल्ड फॉयल को पास करके निकल जाता है। इस तरीके से वह अरेंज किया गया। अब यहां पर देखा गया कि जो भी अल्फा पार्टिकल इस सोर्स से निकलता है उसके बाद यह गोल्ड फॉयल पे लगने के बाद मैक्सिमम अमाउंट जो है वह सीधे अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म में निकल जाता है। मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या एक्सपेरिमेंट में देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनअफेक्टेड या अनडिफ्लेक्टेड एंड गो थ्रू इन ए डायरेक्ट लाइन, स्ट्रेट लाइन में। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सेकेंड पॉइंट क्या है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इन स्मॉल एंगल। यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्ट कर गया, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, मैक्सिमम अमाउंट तो सीधे गए पर यहाँ पे कुछ अमाउंट डिफ्लेक्ट कर गया। और वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इट मीन्स 1 in the 20,000, 1 in the approximately 20,000 यदि रे है तो उसमें से कोई एक रे जो है वह बैक बाउंस मीन्स 180 डिग्री पर ही वह बैक हो जाता है। ये तीन उन्होंने देखा और कि ऐसा क्यों होता है कि मैक्सिमम अमाउंट सीधे निकल जाता है, कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं, वेरी फ्यू अमाउंट जो होते हैं वो बैक हो जाते हैं। इसी को ऑब्जर्व करके रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि ऐसा क्या रीजन है। उसको समझने के लिए, उस कंक्लूजन को समझने के लिए ऐसा क्यों होता है हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, पूरा एटम है। अब ऐसा क्या है, जैसे यदि कोई भी रे यहाँ से है सीधे निकल गया, यह भी रे है सीधे निकल गया, यह रे है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ रे है जितना पास है उतना डिफ्लेक्शन, यह रे है
जो डायरेक्ट पड़ा वो बैक हो गया इस तरीके से, और सीधे निकल गया। तो जो न्यूक्लियस के पास है, जैसे इन्होंने क्या मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल रे क्या है वो सीधे निकल गई, तो जो उस न्यूक्लियस से दूर है वो सीधे निकल गया, और जो डिफ्लेक्शन एंगल का आया वह जो न्यूक्लियस के पास वाले एंगल है एक दो, वहीं आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गया, एंगल जो बना के स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, और वेरी फ्यू अमाउंट अल्फा पार्टिकल वो बैक हुआ। तो यह अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग था। इस पर क्या कंक्लूजन निकला कि ऐसे है तो क्या हो सकता है, तो इसी न्यूक्लियस पे पहला कंक्लूजन निकले जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो थ्रू स्ट्रेट लाइन मीन्स विदाउट डिफ्लेक्शन। इससे पहला कंक्लूजन निकला मोस्ट है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन आवर एटम ड्यू टू मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिफेक्टेड, जो स्पेस है मैक्सिमम स्पेस इस एटम में है, इसलिए वह विदाउट डिफ्लेक्शन से विदाउट वह इफेक्टेड से वह पास कर जाता है। सेकेंड पॉइंट है जो फ्यू अमाउंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफेक्ट किया, उसके लिए बताया गया कि वह जो डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस रिपल्सन। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस रिपल्सन है, क्योंकि हीलियम में क्या होता है, हीलियम He++, यह हीलियम भी क्या है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इसके रिपल्सन से वह क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो जो न्यूक्लियस के पास है उसी के थ्रू वह रिपल्सन होता है। तो यह जो डिफ्लेक्शन है वह डिफ्लेक्शन है वह किसके थ्रू दिखता है, न्यूक्लियस के थ्रू दिखता है। तो वहां पे न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के थ्रू रिपल्सन के कारण वह डिफ्लेक्शन होता है। यह दूसरा कंक्लूजन उन्होंने निकाला। तीसरा जो कंक्लूजन था बैक बाउंस, मतलब डायरेक्ट न्यूक्लियस पे अटैच हुआ, तो यह यहाँ पहुंच के ही नहीं, इसके पहले से ही रिपल्सन होकर के वापस हो जाता है। इसी के बेसिस पर रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन निकाला कि वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस या वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। इसके कंपैरिजन में वह निग्लिजिबल है। वही है कि 10 टू द पावर -10 यदि मीटर है एटम का वॉल्यूम, तो 10 टू द पावर -15 मीटर है न्यूक्लियस का वॉल्यूम। न्यूक्लियस का वॉल्यूम इतना कम। वही कंपैरिजन किया गया है कि क्रिकेट के बॉल इतना यदि वह न्यूक्लियस है तो 5 किलोमीटर रेडियस का पूरा एटम होगा। अब इस कंक्लूजन में जो इन्होंने निकाला उससे मॉडल बना कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम क्या है? पॉजिटिव चार्ज वह कंडेंस फॉर्म में है कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। उस कंसंट्रेटेड फॉर्म को, कंडेंस फॉर्म को या डेंस फॉर्म को न्यूक्लियस का, कि पॉजिटिव चार्ज इन ए मोस्टली कंसंट्रेटेड फॉर्म, और उस कंसंट्रेटेड फॉर्म को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। सेकेंड पॉइंट है कि न्यूक्लियस के सराउंड में इलेक्ट्रॉन राउंडिंग करता है, रिवॉल्व करता है, और उस रिवॉल्व हाईली स्पीड से रिवॉल्व करता है एज जो जिस ऑर्बिट में जहां पे वह रिवॉल्व करता है उसी को ऑर्बिट नाम दिए। उसको क्या नाम दिए? ऑर्बिट नाम दिए। और इसका रिवोल्यूशन ठीक उसी तरह से जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। इन्होंने बताया रदरफोर्ड ने कि सन के चारों तरफ प्लैनेट जैसे रिवॉल्व करते हैं उसी तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं, और जिस कक्षे में वह रिवॉल्व करते हैं उसे ऑर्बिट नाम दिया। और तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन जो है उसमें है, और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट वाले पार्ट में है। इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होते हैं, हेल्ड होते हैं, दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो तीसरे पॉइंट में उनका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन होता है। तो मॉडल में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? हाईली मोस्ट कंसंट्रेटेड हाईली पॉजिटिव डेंस फॉर्म दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। कि जो हाईली कंसंट्रेटेड या मैक्सिमम मास जो है वो आपका मैक्सिमम मास
highly concentrated, most positive charge is the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus in highly speed, that is called orbit. इसके कच्चे को क्या बताएं? ऑर्बिट बताएं। और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन हाईली फोर्स को, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह था आपका रदरफोर्ड मॉडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।